10 इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स अबाउट लेबनान। लेबनान के बारे में 10 मालूमाती हकाइक। दोस्तों आज हम आपको लेबनान की सैर करवाने जा रहे हैं, जो कि अपने कल्चर के लिहाज से हमारे हमसाया तमाम ममालिक से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पूरे मिडल ईस्ट में ये मुल्क अपनी एक इनफरादी हैसियत रखता है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि लेबनान सिर्फ 80 साल पहले ही आजाद हुआ है, मगर इसका रहन सहन और कल्चर हजारों साल पुराना है। क्या आप जानते हैं कि लेबनान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बेहयाई इनके गली गूंजों तक पहुँच चुकी है और इस्लामी मुमलिकत इस पर बिल्कुल खामोश है। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि इस इस्लामी मुल्क की खूबसूरत लड़कियाँ अपनी अय्याशी को बरकरार रखने के लिए किस हद तक जा रही हैं? मशरिक़े वुस्ता में ये वाहिद मुल्क है जिसमें एक भी सहरा मौजूद नहीं। इसके अलावा ये भी बहुत हैरत की बात है कि इस मुल्क का सदर भी मुसलमान नहीं है, और इसके पीछे ऐसी क्या वजह है? ये सब जानने के लिए और ऐसे बहुत से हैरानकुन और फैक्ट जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, लेबनान नामी इस अरब मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ लेबनान है, और इसका ये नाम लेबनान में मौजूद एक पहाड़ के नाम से मंसूब है। इस पहाड़ का नाम माउंट लेबनान है, और सल्तनत उस्मानिया के दौर में लेबनान को 1836 में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेबनान के साथ जितने भी मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं वो सब ट्रीटी ऑफ सेवरा का हिस्सा हैं, जो कि साल 1920 में तय पाया था। अगर हम लेबनान की तारीख का मुताला करें तो हमें ये पता चलता है कि ये कई कामयाब सल्तनतों का हिस्सा रह चुका है, जैसे कि इजिप्शियन, असायरियन, बेबीलोनियन, एचमित पर्शियन, हेलेनिस्टिक, रोमन, ससनिद और पर्शियन एम्पायर्स। और इसके बाद जब मुसलमानों ने इन इलाकों को फतह किया तो ये इन मुसलमान सल्तनतों का भी हिस्सा रहा है, जैसा कि रशीदीन, उमैयद, अब्बासिद और फातिमीद एम्पायर्स। इसके बाद कुछ टाइम के लिए लेबनान के ज्यादा हिस्से पर ईसाइयों ने भी हुकूमत की है, जो कि बाद में ममलूक सल्तनत में जम हो गई, और फिर इसके बाद ये इलाका सल्तनत उस्मानिया के पास रहा। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद 1920 में लेबनान फ्रांस के जेरे असर आ गया, और फिर प्रेसिडेंट बिचारा अल ख्वेरे की क़यादत में 1943 में इन्होंने फ्रांस से आजादी हासिल की। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आज का लेबनान मुल्क रकबे के लिहाज से अगर बात करें तो 10,452 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, और इसकी कुल आबादी 2021 के एक ताजा सर्वे के मुताबिक 55,92,631 नफूस पर मुश्तमिल है, जो कि इसको आबादी के लिहाज से दुनिया का 109वां बड़ा मुल्क बना देती है। अगर इसके सालाना GDP की बात करें तो ये 19.008 बिलियन डॉलर्स है, और यहाँ पर लोगों की पर कैपिटा इनकम यानी कि औसतन सालाना इनकम 2,785 डॉलर्स है। अगर हम इसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 6,62,830 रुपए बन जाते हैं, जो कि पाकिस्तानियों की औसतन सालाना इनकम से तकरीबन डबल है। इस मुल्क की अगर करेंसी की बात करें तो ये लेबनीज पाउंड है, और सबसे हैरानकुन बात यह है कि मशरिक़े वुस्ता में ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर मुसलमानों की तादाद 2014 के एक सर्वे के मुताबिक 54% है, जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी की तादाद यहाँ पर 40.5% तक है। और इसके अलावा कुछ दूसरे मजाहिब जैसे कि ज्यूज, बुद्धिस्ट, हिंदू और दूसरे मजाहिब की छोटी कम्युनिटीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, वैसे तो इस मुल्क का मजहब इस्लाम है, मगर यहाँ के मुआशरती हालात देखकर लगता है कि ये सिर्फ नाम का ही एक इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क में जिस्म फरोशी आम है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है, मगर इसके साथ साथ इस काम के लिए हुकूमत की तरफ से भी किसी किस्म का कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता। जहाँ तक बात है होटल और नाइट क्लब्स की, तो वहाँ सब कुछ बगैर किसी खौफो खतर के चलता है। सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, यहाँ पर इस गलत धंधे के अंदर छोटे बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। बदकिस्मती से हुकूमत इस मामले पे भी मुकम्मल खामोश रही है। अगर हम इंसानी स्मगलिंग की बात करें तो वो भी इस मुल्क में अब एक बड़ा मसला बन चुका है। अगर हम तारीख का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि ये मसला यहाँ पर नया नहीं है, बल्कि ये मसला तब से यहाँ पर मौजूद है जब से ये मुल्क फ्रांस के जेरे साया गया था। मगर फ्रांस के जेरे साया लेबनान में किसी भी औरत को लाइसेंस के बगैर काम करने की इजाजत नहीं थी, और अगर कोई औरत लाइसेंस हासिल कर भी लेती तो इसके लिए जरूरी था कि वो सिर्फ अपनी लाइसेंस वाली जगह पर ही अपना धंधा कर सकती थी। मगर देखते ही देखते ये काम लेबनान के गली कूंचों तक पहुंच चुका है और कोई इसको रोकने वाला नहीं है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अगर लेबनान के लोगों की बात करें, खासकर लड़कियों की, तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी होती हैं। लेबनान में पाए जाने वाले लोगों में यूरोपियन, ऑटोमन और अरब इन तीनों कल्चर्स की झलक पाई जाती है, और शायद यही
वजह है कि ये दूसरे ममालिक जैसे कि इटली और ग्रीस की तरह लेबनान को भी मेडिटेरेनियन सोसाइटी कहा जाता है और इन तमाम ममालिक के लोगों के खदोखाल भी आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। अगर लेबनानी लड़कियों की बात करें तो वो बहुत ज्यादा आजाद ख्याल होती हैं और बहुत मुश्किल से किसी से मुतासिर होती हैं। एक तरफ तो ये बहुत ज्यादा दिलकश और आराम पसंद होती हैं और दूसरी तरफ इनके अंदर अपने मुल्क का कल्चर और रवायात कूट कूट कर भरी होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्त तेजी से अब तब्दील हो रहा है और आज के दौर में लेबनानी लड़कियां दूसरे मुल्कों से आए हुए मर्दों से भी शादियां कर रही हैं ताकि वो अपने इस अय्याशी वाले लाइफस्टाइल को कायम रख सकें जिसकी वो डिमांड करती हैं। वेस्टर्न, यूरोपियन और ईस्टर्न मिक्स कल्चर की ये पैदावार बहुत ही खूबसूरत है और इसी वजह से लेबनान की औरत अपनी खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर भी है और आप लेबनान जाकर वहाँ की सड़कों और पार्क में ये हसीन नजारा अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। लेबनानी औरत के बारे में कहा जाता है कि अगर एक तरफ एक अमेरिकन या फिर एक यूरोपीय दोशीजा खड़ी हो और दूसरी तरफ एक लेबनानी लड़की खड़ी हो तो आप लेबनानी लड़की को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकेंगे। फैक्ट नंबर 5, अगर हम लेबनान के दारुल हुकूमत की बात करें तो इसका नाम बैरूत है जो कि दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है और इसी शहर में दुनिया का पहला लॉ का स्कूल रोमन एम्पायर के दौर में पहली सदी ईस्वी में खोला गया था और फिर 551 में इसको बंद कर दिया गया। बैरूत को इसी स्कूल की वजह से मदर ऑफ लॉस के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की तारीख 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इस वक्त इसको बेरथस के नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों, बैरूत लेबनान का सबसे बड़ा शहर भी है और इसकी कुल आबादी 3 मिलियन यानी कि 30 लाख नफूस पे मुश्तमिल है। अगर हम इस शहर की तारीख का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि इस शहर पर सन 635 में अरबों ने कब्जा किया था और फिर प्रिंस अरसलान बिन अल मुहिंदर ने बाकायदा तौर पर ग्रेटर लेबनान की बुनियाद रखी थी। इस शहर के बारे में एक और बात यह भी मशहूर है कि इस शहर को 7 मर्तबा तबाह किया गया है और फिर बनाया गया है। फैक्ट नंबर 6, मशरिक़े वुस्ता के दूसरे ममालिक की तरह लेबनान की भी सरकारी जुबान अरबी ही है मगर यहाँ पर इसके अलावा 2 और जुबानें भी बड़े वसी पैमाने पर बोली जाती हैं जिनमें फ्रेंच और इंग्लिश शामिल है। इसमें कोई शक नहीं कि ये मुल्क 30 साल तक फ्रांस की एक कॉलोनी के तौर पर रहा है मगर हैरत की बात यह है कि लेबनान के 45% शहरी फ्रेंच जुबान बोलना जानते हैं जो कि पूरे मुल्क में दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली जुबान है। और फिर इसके बाद इंग्लिश जुबान का नंबर आता है जो कि मुख्तलिफ शोबों में काम करते हुए बोली जाती है जैसे कि साइंस, बिजनेस और मीडिया वगैरह में। एक अंदाजे के मुताबिक 30% के करीब लेबनानी लोग इंग्लिश जुबान बोलना भी जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लेबनान मशरिक़े वुस्ता का वो वाहिद मुल्क है जिसमें एक भी सहरा मौजूद नहीं और ये यकीनन बहुत ही अजीब बात है क्योंकि जब भी हम मशरिक़े वुस्ता की बात करते हैं या इस बारे में सोचते भी हैं तो हमारे दिमाग में पहली चीज जो आती है वो सहरा आता है। अलबत्ता इसके बरक्स आपको सर्दियों में इस मुल्क में स्नो फॉलिंग जरूर देखने को मिलेगी। फैक्ट नंबर 7, एक ताजा सर्वे के मुताबिक लेबनान की कुल आबादी 6 से 7 मिलियन तक है मगर वो लेबनानी लोग जो कि अपने मुल्क में नहीं रहते बल्कि रोजी रोटी कमाने की नीयत से दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, इनकी तादाद भी 8 से 14 मिलियन तक है। इस हवाले से ब्राजील वाले ये दावा करते हैं कि वहाँ पर 7 मिलियन के करीब यानी कि 70 लाख लेबनानी निजाद अफराद मौजूद हैं और अगर ये बात वाकई सच है तो इस वक्त लेबनान में इतने लेबनानी मौजूद नहीं जितने ब्राजील में रहाइश पजीर है। लिहाजा इस तनासुब के हिसाब से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि लेबनान में इस वक्त रहने वालों की सबसे ज्यादा तादाद क्रिश्चियन कम्युनिटी की है और शायद यही वजह है कि ये मुल्क 1975 से 1990 तक हालत जंग में भी रहा जिसकी असल वजह मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी की आपस की लड़ाई थी और इस लड़ाई में इसराइल और शाम दोनों ममालिक ने मुकम्मल तरीके से हिस्सा भी लिया और इन दोनों मुल्कों ने बाकायदा लड़ाई के लिए अपने फौजी दस्ते भी भेजे थे मगर बाद में दोनों ने ही अपने फौजी दस्ते वापस बुला लिए थे। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों यकीनन आपको मेरी ये बात सुनकर हैरत का एक झटका लगेगा क्योंकि आप ये बात तस्वर भी नहीं कर सकते कि किसी इस्लामी मुल्क का सदर गैर मुस्लिम होगा मगर लेबनान में ऐसा हो चुका है। जब से लेबनान ने फ्रांस से आजादी हासिल की है तब से ही लेबनानी हुकूमत ने नेशनल पैक्ट के नाम से एक अनरिटन एग्रीमेंट बनाया हुआ है यानी कि बिना लिखे ही जुबानी ही एक बहुत ही मुनफरिद किस्म का एग्रीमेंट बना लिया है जिसके मुताबिक तमाम मज़ाहिब के उम्मीदवारों को पार्लियामेंट में कलीदी ओहदों पर जगह दी जाएगी और इस पर तमाम फरीकैन रजामंद भी हैं। इस मुआहदे के मुताबिक मुल्क में जब भी कोई सदारत की सीट पर बैठेगा तो वो कोई और नहीं बल्कि मैरोनीत क्रिश्चियन मजहब का उम्मीदवार होगा और जब भी मुल्क के वजीर आजम की बारी आएगी तो इसके लिए हमेशा सुन्नी मुसलमान उम्मीदवार को ही चुना जाएगा और इसके बाद नंबर आता है पार्लियामेंट के स्पीकर का और इस इंतखाब के लिए शिया मुस्लिम उम्मीदवार को चुना जाता है और डिप्टी स्पीकर के लिए ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मजहब के उम्मीदवार को चुना जाता है। लेबनान में हुकूमत को इस तरीके से मनाया जाता है ताकि मुल्क में किसी भी किस्म की फिरका वाराना वारदात ना हो सके और पूरे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब ना हो। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों शुरू में जब दुनिया में टेलीविजन की
आमद नई नहीं हुई तो अरब ममालिक में गवर्नमेंट इदारों के अलावा किसी भी सिविल फर्द के पास ये सहूलत मुयस्सर नहीं थी, मगर लेबनान इस मामले में बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। जैसे ही टेलीविजन लेबनान पहुंचा तो लेबनान की हुकूमत ने पूरे अरब ममालिक की फहरिस्त में सबसे पहले 1956 में टेलीविजन बनाने वाली 2 बड़ी कंपनीज को ब्रॉडकास्ट लाइसेंस दे दिए थे। इनमें से एक कंपनी जिसका नाम ला कंपनी लेबनीज दी टेलीविजन था, इसने 1959 में ही बाकायदा ब्रॉडकास्टिंग का काम शुरू कर दिया था, जिसमें इन्होंने पहले अरब चैनल का इफ्तिताह भी किया और फिर अगले ही साल मशरिक़े वुस्ता के दूसरे ममालिक में भी ब्रॉडकास्टिंग का काम शुरू कर दिया था। 1967 में इस कंपनी CLT ने लेबनान में कलर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज भी देना शुरू कर दी थी, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये सर्विसेज देने वाली तीसरी कंपनी थी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लेबनान में अगर आपको काश्तकारी के लिए एकड़ या 2 एकड़ जमीन खरीदनी पड़ जाए तो आपको 2 लोगों को इसके पैसे अदा करने होंगे? क्यों? है ना बहुत ही अजीब बात। एक्चुअली लेबनान में एक जमीन के 2 मालिक होते हैं। एक मालिक वो जिसकी जमीन होती है, दूसरा वो जो इससे फसल उगाता है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इस जमीन के अकेले मालिक हो तो इसके लिए आपको जमीन के मालिक को भी और इस पर फसल पैदा करने वाले इन दोनों ही अफराद को पैसे देकर अकेला इसका मालिक बनना पड़ेगा। लेबनान में सिर्फ यही अजीब बात नहीं बल्कि और भी ऐसे बहुत से अजीब रूल्स हैं जो कि समझ से बाहर हैं। जैसा कि लेबनान में कोई भी शहरी अगर किसी दूसरे मुल्क का झंडा लहराएगा तो इस पर केस कर दिया जाएगा और ये कानून पिछले 77 सालों से राइज है। अगर आप सिगरेट नोशी की बात करें तो आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि लेबनानी शहरी पूरी दुनिया में सिगरेट पीने वालों में तीसरे नंबर पर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको लेबनान के बारे में कोई ऐसा फैक्ट मालूम है जो हमने आज की वीडियो में नहीं बताया तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के आगाह जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।